Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Mantra. Now today we'll start with Newland's law of octaves. In the last video I have told you about the Doberener's triads. यहाँ पे अब हम बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ऑक्टेव सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्टेव्स क्या होता है। ऑक्टेव्स इज अ सीरीज ऑफ 8 नोट्स। ठीक है, ये आपको पता है कि म्यूजिकल नोट्स की अगर बात होती है, सबने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी एंड देन अगेन सा। तो फर्स्ट जो नोट है और जो 8th नोट है वो सेम होता है। उसी तरीके से न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को प्लेस करने के बाद में उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सिमिलर आ रही थी। अब अगर हम एलिमेंट्स को, उस समय बहुत ज्यादा नोन एलिमेंट्स नहीं थे, ठीक है, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस किया। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन ये बनाई गई कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही थी। अब यहाँ पे हम अरेंज करके देख लेते हैं। जो भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया गया। सबसे पहले हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, एंड देन फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, देन फ्लोरीन, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, अब यहां पे देखिए एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो नोन है वो है हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट थे, बट हम यहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ कैल्शियम तक का कर रहे हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट अगर हम हाइड्रोजन लें तो जो 8th एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर। फिर यहाँ पे लिथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो जो 8th एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर। फिर बेरिलियम देखा गया, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी सिमिलर। अब ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी भी सिमिलर। फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज आ रही थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही थी। तो यहाँ पे ये देखा गया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अगर हम कंसिडर करें तो तीनों की ही सिमिलर प्रॉपर्टीज है। लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो सोडियम जो है हमारा वो होगा 8th एलिमेंट, और इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। ठीक है, तो यही बताया गया था न्यूलैंड के थ्रू, जिन्होंने ये बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में होता है कि जो फर्स्ट नोट होगा और जो 8th नोट होता है वो सेम होता है, उसी तरह एलिमेंट्स को भी जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टल रोज में, तो वहां पे ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस की कि क्या क्या लिमिटेशंस थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था अप टू एटॉमिक मास 40। ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक मास 40, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर अगर हम देखते हैं अरेंजमेंट में तो क्रोमियम आता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। अगर हम क्रोमियम को एज फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो जो 8th एलिमेंट आएगा वो आएगा इट्रियम। ठीक है, क्रोमियम और इट्रियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे आके लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो जाता है, जो ये कह रहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं
तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बट ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था अप टू एटॉमिक मास 40 के बाद अगर हम देखते हैं तो 40 के बाद क्रोमियम आएगा। क्रोमियम की प्रॉपर्टी, अगर हम क्रोमियम को एज फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करें तो 8th एलिमेंट जो होगा वो होगा एट्रियम। क्रोमियम और एट्रियम की प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, ग्रुप 18 का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो वहां पे प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी का कोई भी मैटर नहीं था। तो अब हम अगर देखें कि जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि जो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी कहीं भी सिमिलर नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद में न्यूलैंड्स ने ये चीज अज्यूम की थी कि नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या आ जाती है कि नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, ठीक है। अब आपको बताया कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो 56 एलिमेंट्स, जो बहुत कम थे। आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नोन है और डिस्कवरी होती जा रही है और वो एक्सटेंशन होता जाएगा कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे न्यूलैंड का जो लॉ था वो उन्हें ये लग रहा था कि इसके आगे फर्दर कोई भी डिस्कवरीज और एलिमेंट्स की नहीं होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लॉ आके ये फेल हो जाता है जहां पे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी की कोई भी बात नहीं की गई थी। और सबसे मेन जो ड्रॉबैक था इस लॉ का वो यही था कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था अप टू द एटॉमिक मास 40, दैट इज अप टू कैल्शियम, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव साहब ने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि वहां पे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करने पे उन्होंने देखा कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज में। हॉरिजॉन्टल रोज में जब अरेंज किया गया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इनका नाम दिया सबसे पहले इन रोज का पीरियड्स, ठीक है। और इन पीरियड्स के बेसिस पे बना क्या, पीरियोडिक लॉ। Mendelev's periodic table comprises of 7 horizontal columns and he called them as periods that range from 1 to 7, and it comprises of 8 vertical columns called as groups. चलिए अब बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली चीज कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन सच अ ऑर्डर where the studies of the elements become more easier. Then the second is correction of doubtful atomic masses. जैसे कि अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम को जो एटॉमिक मास असाइन हुआ था वो था 13.5, बट एक्चुअल एटॉमिक मास जो था बेरिलियम का वो था 9। तो यहाँ पे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक मास करेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद में नए एलिमेंट्स का जो प्रेडिक्शन था वो भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में बात की थी कि नए एलिमेंट्स को हम नए एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो पहले से ही प्रेडिक्टेड थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स की। तो वहां पे हम देखते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देयर आर सम गैप्स लेफ्ट and he has filled those gaps by prefixing the elements which were not known at that time. Now he has used the word eka. Eka in Sanskrit means first. He has prefixed the known elements like eka boron, eka aluminium, eka silicon. उस समय में जो भी एलिमेंट्स नहीं नोन थे वहां पे जो ब्लैंक गैप था उसमें उन्होंने इन एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया था और ये बताया था कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे। तो एका बोरॉन की जगह किसने ले ली, स्कैंडियम ने। एका एल्यूमिनियम की जगह किसने ले ली, गैलियम ने। और एका सिलिकॉन की जगह किसने ले ली, जर्मेनियम ने, ठीक है। ये एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन नहीं थे, बट द प्रॉपर्टीज हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड एंड मेंडलीव हैज मेड अ बोल्ड प्रेडिक्शन that these elements will be discovered in the future times. चलिए बात करते हैं अब लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन बच्चों बहुत ही मतलब अतरंगी सा एलिमेंट है। अब उसके साथ क्या है कि के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब उसकी पोजीशन कहाँ पे प्लेस की जाए, एल्कली मेटल्स के साथ में या फिर हम उसको प्लेस करें हाइड्रोजन के साथ में, तो वहां पे बड़ी कंफ्यूजन सी आती है। तो ये श्योर नहीं हो पाता कि हाइड्रोजन को एक्चुअल में प्लेस कहाँ करना है। तो हाइड्रोजन की एक अलग सी स्पेशल प्लेस बनी हुई है, वो अभी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्लेस स्पेसिफाई नहीं थी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि एनोमलस पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बहुत टाइम बाद हुई थी, ठीक है। आइसोटोप्स जनरली हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता जाता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन के 3 पॉसिबल आइसोटोप्स नोन है। पहला आपका प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम एंड देन ट्राइटियम, ठीक है। फिर तीसरी जो पॉइंट था वो था कि डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स की, तो वहां पे आप देखिए कॉपर और मरकरी, इनकी प्रॉपर्टीज कई मायनों में सिमिलर थी, बट इनके जो ग्रुप्स एलोकेटेड थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो अलग अलग प्लेस थे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पोजीशनिंग जो थी कई बार, अब हमने एलिमेंट्स को, मैंने आपको बताया एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहां पे क्या देखा गया कि कोबाल्ट को प्लेस किया गया निकल से पहले, और जबकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू निकल, ओके। ऐसे ही टेल्यूरियम को भी पहले प्लेस किया गया आयोडीन से, जबकि टेल्यूरियम का एटॉमिक मास आयोडीन के एटॉमिक मास से ज्यादा था। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई एलिमेंट्स की, जबकि हम एलिमेंट्स का जो हमने ट्रेंड लिया था वो यही लिया था कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, बट यहाँ पे जो ग्रुपिंग थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, और कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ और क्या चेंजेस किए गए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।